अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। जंग में ताल 3000 से ज़्यादा शहरी लोग में अजल, ईरानी हुकूमत की जानिब से सरकारी आदादशुमार जारी। ट्रंप की हालिया धमकियों के ईरानी कौम पर कोई असर नहीं हुआ, अपना हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल बरकरार। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात के अहम रुकन मोहम्मद बाकर कालिबाफ का बयान। ईरान अब भी जौहरी हथियार का ख्वाहिशमंद, बातचीत दोबारा न हुई तो भी परवाह नहीं, अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द अमल। यूएई के खादिन से मुलाकातें अच्छी रही, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का पैगाम इमाराती हुकाम तक पहुँचाया गया। वज़ीर ख़ारजा हिंद एस जयशंकर की दुबई में मीडिया से बातचीत। हुकूमत ख़वातीन रिजर्वेशन के नाम पर दरअसल हदबंदी के अमल को आगे बढ़ाना चाहती है, असल तनाज़ा नशिस्तों की नई तक़सीम का है, सोनिया गांधी ने लिखा इदारिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकूमत आखिर किसानों के मसाइल का कब जायज़ा लेगी, साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव का हुकूमत से सवाल। और हल्का असम्बली बांसवाड़ा के रुकन असम्बली कोचाराम सिराज रेड्डी ने तरक्याती कामों के बिलों की अदम अदायगी पर किया एहतजाज, हुकूमत रकम जारी नहीं कर सकती, तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का रद्द अमल। हेडलाइंस आपने देखी है, पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी आलमी खबरों से। ईरान ने दावा किया कि गुज़िश्ता तकरीबन 40 दिनों के दौरान अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका फ़िज़ाई कार्रवाइयों में 3375 अफराद लख्म अजल बन गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2875 मर्द और 500 ख़वातीन भी शामिल हैं। ईरान के फॉरेंसिक मेडिसिन इदारे के सरबराह अब्बास मजीद ईरानी ने यह आदादशुमार जारी किए और सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। ये आदादशुमार एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान में हुए मुज़ाकिरात नाकाम हो गए। दूसरी जानब लेबनान में भी इसराइली फ़ौज की जानिब से हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए शदीद हमले जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक लेबनान में भी तकरीबन 2000 अफराद अब तक लख्म अजल बन गए, जबकि हालिया दिनों में एक ही दिन में लगभग 300 अफराद की हलाकत की भी इत्तलात सामने आ चुकी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात के अहम रुकन मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमेरिकी सदर ट्रंप के आबना हरमुज़ की नाकाबंदी के हुक्म के रद्दअमल में कहा कि ट्रंप की हालिया धमकियों का ईरानी कौम पर कोई असर नहीं हुआ, ये कोई नारा नहीं है, हमने इसे साबित कर दिया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अमेरिकियों ने एक बार फिर हमारे इरादों का इम्तहान किया तो हम इन्हें बड़ा सबक सिखाएंगे। अपने दौरे पाकिस्तान और जेडी वेंस के साथ मुज़ाकिरात के हवाले से बात करते हुए कालिबाफ ने जोर दिया कि हमने शुरू से ऐलान किया कि हमें अमेरिकियों पर भरोसा नहीं है, हमारी बेएतमादी की दीवार 77 साल पुरानी है और उन्होंने 1 साल से भी कम अरसे में मुज़ाकिरात के वक़्त में हम पर 2 बार हमले किए, लिहाजा वही हैं जिन्हें हमारा एतमाद हासिल करना चाहिए। ट्रंप के नए बयानात और आबना हुर्मुज़ के बारे में उन्होंने ये रद्दअमल दिया और कहा कि इस तरह की धमकियों का हम पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान में हुए अमन मुज़ाकिरात किसी मुआहदे के बगैर ख़त्म हो गए, जिसके बाद ईरान के जौहरी अज़ाइम पर ट्रंप के मज़ीद बयानात सामने आए। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान अब भी जौहरी हथियार बनाना चाहता है और इस इदारे का इजहार इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान हुआ। ट्रंप ने कहा कि वो अब भी ये चाहते हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रात ये बात वाज़ेह भी कर दी, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त हम नहीं देंगे। ट्रंप इससे कबल भी कह चुके हैं कि ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकिरात इसलिए नाकाम हुए क्योंकि तेहरान अपने जौहरी अज़ाइम तर्क करने पर आमादा नहीं था। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि दोनों फरीक मुआहदे के करीब पहुँच गए थे, लेकिन ईरान को इंतहाई सख्त मौक़िफ़ बदलते हुए मुतालबात और रुकावटों का सामना करना पड़ा। जबकि ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान मुज़ाकिरात में वापस नहीं आता तो उन्हें कोई मसला नहीं है, मुझे परवाह नहीं है कि वो वापस आते हैं या नहीं, अगर वो वापस नहीं आए तो भी मैं ठीक हूँ। यह बयान इसके एक दिन बाद सामने आया जब पाकिस्तान में कोई मुआहदा नहीं हो सका। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालांकि जंगबंदी अभी बरकरार है। Very good things are happening with regard to the Strait, Hormuz, and a lot of good things are happening for our country. It's been very strong. We had some tremendous numbers released economically on jobs and everything else, and things are going very well. How long is the ceasefire holding, Mr. President? Say it? Ceasefire holding? I
would say it's holding well. Their military is destroyed. Their whole Navy is underwater. You know that 158 ships are gone. Their Navy's gone. Most of their mine droppers are gone. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. And that will be very effective. But what we want to do is we want to, and again, we don't need it. What we notice and what we see and what I think is maybe my idea, maybe not, I don't know. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be corrected. But in the meantime, they're using us. We have more oil because of drill, baby, drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. So if you look at Russia and Saudi Arabia, two big ones, we have much more oil than they have put together. And what's happening is boats are coming over here, filling up. We don't have to go through the Hormuz Strait. Can you give us an update, Mr. President, on the two pilots? Are they in good condition? Have you spoken to them or their families? They are in very good shape, and we're very proud of them, the two pilots, yeah. You said Iran, earlier you said Iran, what you said about that thought. I think Iran is in very bad shape. I think they're very desperate. We had a meeting that lasted 21 hours. We understand the situation better than anybody, and Iran's in very bad shape. And just so you understand, Iran will not have a nuclear weapon. Will not have. There is no way that they're going to get. They still want it, and they made that clear the other night. Iran will not have a nuclear weapon. हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने दुबई में मीडिया से बातचीत की और कहा कि उनकी यूएई के क़ायदीन से मुलाकातें अच्छी रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का पैगाम उन्होंने इमाराती हुकाम तक पहुँचाया है। हिंदुस्तानी बाशिंदों की हिफाजत और नाज़ुक घड़ी में यूएई की जानिब से भरपूर ताउन पर उन्होंने इज़हार तशक्कुर किया। हिंद यूएई ताल्लुकात के हवाले से भी इस मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू हुई। You are on a visit to UAE. You called on the leadership, including His Highness the President and His Highness the Deputy Prime Minister and Foreign Minister. You met the members of the Indian community in UAE yesterday. So can you share with us your views about the significance of this visit, sir? Well, yes, I came in yesterday, and this morning I had the honor of calling on the President, His Highness Sheikh Mohammed. I conveyed to him Prime Minister Narendra Modi's message and our appreciation for the manner in which the Indian community in UAE was looked after during this very difficult period. Yesterday, of course, I had talks with Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Abdullah. Now, while the Indian community was first and foremost in our concern and therefore in my discussions as well, obviously we discussed other aspects of our relationship. We have a strategic relationship with the UAE. So the economic aspects, the energy aspects and other issues, all of these came up for discussion. So what you asked me, what is the significance? Look, we've had a very intense conflict in this region. Obviously, India has very major stakes and very big interest in the stability and security of this region, and I'm very pleased to have an opportunity to come here, sit down, directly, express our interests and incidentally also share the feedback of the Indian community. I think just as the community valued the approach of the government, I also conveyed to the government that the community was very appreciative of the manner in which they were looked after. ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदा बरा हिंदुस्तान अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि ईरान संजीदगी का मुजाहरा करता रहा है, लेकिन अमेरिका शुरू से ही गैर संजीदा रवैया अपनाए हुए है और मुआहदे के लिए भी तैयार नहीं है। आइए देखते हैं उनका रद्द-ए-अमल। Actually, we were ready for negotiation. We came to Islamabad for negotiation. We were very, very serious for negotiation. Although we had doubt about it, we knew that our other side
is not serious, but we came to show to the world that we are people of the peace, and if the other side learned and got its lesson and it came to the negotiation, we will come to negotiation. What is Iran's position on the Strait of Hormuz? Trump has just said that it will block ships that are coming and leaving Strait of Hormuz. I'm sure that they cannot do anything. Before this war, the Strait of Hormuz was open. We didn't want to close it. We are not going to band it. And we hope that no one in the world be suffered from the Strait of Hormuz. But they brought a lot of unfortunate in the Strait of Hormuz. And we hope that very soon the Strait of Hormuz also will be solved and goes back as before. Sir, last question. How do you look at India's stance in the conflict today? MOS-MDA was present here. I'm thankful to our brothers and sisters in India, as well as I'm thankful to the government of India. They supported us. They showed us their solidarity, and also they showed us their sympathy. And also today a lot of officials from governments and also different parties participated in this gathering, which is 40th day of the martyrdom of Ayatollah Khamenei. We are thankful to all of them. लंदन में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे के दौरान पुलिस ने 500 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में पुलिस ने फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप की तायद में होने वाले धरने के दौरान सैकड़ों गिरफ्तारियाँ की हैं। हुकूक़ इंसानी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ शहरी आज़ादी और पुरअमन एहतजाज के हक़ के मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ हैं। और भाई नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम कौमी और रियासती ख़बरों की जानिब। हुकूमत ख़वातीन और रिजर्वेशन के नाम पर दरअसल हदबंदी के अमल को आगे बढ़ाना चाहती है। असल तनाज़ा नशिस्तों की नई तक़सीम है जो आबादी, रियासती तवाज़ुन और आइनी इंसाफ को मुतासर कर सकती है। कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी ने एक खुसूसी इदारे में तासुरात कलमबंद किए। उन्होंने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपोजिशन जमातों से अपीलें कर रहे हैं कि वो इन बिलों की हिमायत करें जिन्हें हुकूमत पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में एक ऐसे वक्त में जल्द मंजूर कराना चाहती है जब तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में इलेक्शन मुहिम अपने उरूज पर है। इस गैर मामूली इजरत की सिर्फ एक ही वजह नज़र आती है कि सियासी फ़ायदा हासिल किया जाए और अपोजिशन को दिफाई पोजीशन में ढकेला जाए। वज़ीर-ए-आज़म हस्ब मामूल हकीकत को माशी और सियासी अंदाज में पेश करें। उन्होंने कहा कि आज मुल्क भर में तकरीबन 15 लाख मुंतखब खातून नुमाइंदगान मुकामी इदारों में काम कर रही हैं जो कुल नुमाइंदों का 40% से भी ज़्यादा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मगरबी बंगाल इलेक्शन के हवाले से कई वादे किए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोलकाता पहले रोजगार की फराहमी के लिए मशहूर था, लेकिन आज नौजवान नौकरी के लिए भी परेशान हैं। रियासती हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं है। बीजेपी भी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है और हिंदू मुस्लिम सियासत करती है। खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास मंसूबा है ताकि तरक्की और रोजगार की फराहमी के लिए ठोस इक़दाम किए जा सकें। कांग्रेस ये सॉल्यूशन लेकर आई है। हम सभी सरकार वैकेंसीज को तुरंत भरेंगे। हमारे पास सत्ता आ गई या हम जो अपेक्षा कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे अधीन में होगा वो पूरे वैकेंसीज तुरंत भरेंगे। हर जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। आर्थिक विकास को गति देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। एक समय ऐसा था कलकत्ता एम्प्लॉयमेंट के लिए देने के लिए मशहूर था, इन्वेस्टमेंट के लिए मशहूर था। लोग इंडस्ट्री अगर लगाना चाहते थे तो पहला कलकत्ते के तरफ देखते थे, लेकिन आज कलकत्ता के युवा महाराष्ट्र में जा रहे हैं, बेंगलोर में आ रहे हैं, पूना में जा रहे हैं, चेन्नई में जा रहे हैं, हैदराबाद में जा रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना यहाँ पर माहौल खराब हुआ है
और हमारे यंग जनरेशन जो डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। उसके लिए ऐसा कोई प्लान गवर्नमेंट का भी नहीं है और जो बीजेपी सेंटर में हुकूमत करती है और बड़े बड़े बातें करती है वो तो यहाँ कुछ नहीं की। सिर्फ लड़ाई लगाना, झगड़ा लगाना, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करना, यही उनका काम बन गया है। इसलिए एक तीसरा विकल्प लेके हमने यहाँ आया है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मध्यम मार्गी, वो उस मध्यम मार्ग को लेकर हम आगे बढ़े। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकूमत आखिर कब तक ज़मीनों, कमीशन या फिर मुआहदों तक महदूद रहेगी? आखिर हुकूमत किसानों के मसाइल का कब जायज़ा लेगी? क्या आपके इंटेलिजेंस सिस्टम ने आपको ये नहीं बताया कि फसल की खरीदारी नहीं हो रही है? किसानों को मुसलसल मसाइल का सामना है। हरीश राव ने ये बयान दिया। उन्होंने इल्ज़ाम ही लगाया कि रेवंत हुकूमत नाअहल हुकूमत साबित हुए जो किसानों की फसल इमदादी कीमत पर भी नहीं खरीद सकती। ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకసారి రివ్యూ చేయండి. ఎప్పుడు భూముల మీద రివ్యూ, కమిషన్ల మీద రివ్యూ, కాంట్రాక్ట్ల మీద రివ్యూలు చేస్తున్నారు తప్ప రైతుల మీద రివ్యూ చేసే టైం మీకు దొరకలేదు. పైసలు దొరికేది ఉంటే రివ్యూలు చేస్తారు మీరు. పైసలు దొరికాయి కదా గరీబ్ రైతులు, వీళ్ళ విషయంలో రివ్యూ చేయడానికి మీకు తీరిక లేదా? ఎందుకు మీ ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తుంది? జొన్నలు కొంటలేరు అనేది మీకు తెలుస్తలేదా? శనిగలు సగంలో ఆపేసిండ్రు అనే విషయం మీ ఇంటెలిజెన్స్ మీకు చెప్తలేదా? చెప్పినా కూడా రైతులే కదా అని లెక్కలేనితనమా? ఏంది ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? ఆనాడు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడిండ్రు. ఏం పేరే? మల్లేశం అనే రైతు చెప్తుండు, సార్ 11 గంటలు 10 గంటలే కరెంట్ వస్తుంది, సాయంత్రం 4కి పోతే పొద్దుగాల 6కి కరెంట్ వస్తుందని ఇవాళ మల్లేశం రైతు పొద్దున 8కి వస్తుంది, పొద్దున 8కి కరెంట్ వస్తుందని మల్లేశం అనే రైతు కూడా ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే కరెంటు ఇయ్యరు, రైతు బంధు వెయ్యరు, బోనస్ ఇయ్యరు, కనీసం పండిన పంటను మద్దతు ధరకు కూడా కొనకపోతే నీదేం ప్రభుత్వము? నువ్వు కాంట్రాక్టర్లకు, బినామీల కోసమో, మధ్య దళారుల కోసమో, బ్రోకర్ల కోసమో, ప్రైవేట్ పైరవీకారుల కోసం ఉందా నీ ప్రభుత్వం? రైతుల కోసం ఉందా? రైతులంటే ఎందుకంత చిన్న చూపు? సో ఇప్పటికైనా స్పందించండి. ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక రివ్యూ చేసి జొన్నల కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించండి. మధ్యలో ఆగిపోయిన శనగలు మళ్లీ కొనే విధంగా తక్షణమే ఉత్తర్వులు ఇవ్వండి. అదేవిధంగా కందులు గాని, సన్ఫ్లవర్ పంట కూడా పూర్తిగా కొనే విధంగా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇవ్వండి. అదేవిధంగా వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాలు కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తక్షణమే ప్రారంభించాలని, ఈ యాసంగిలో సన్న వడ్లకు కూడా బోనస్ అందించాలని, పోయిన యాసంగి సన్న వడ్ల బోనస్ వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. हल्का असम्बली बांसवाड़ा के रुकन असम्बली पोचाराम श्रीवास रेड्डी ने तरक्याती कामों के बिलों की अदम अदायगी पर शदीद बरहमी जाहिर की और मंडल के सुदापुर गांव में ज़ेर तामीर रिजर्वायर प्रोजेक्ट के मुकाम पर दोपहर से रात देर गए तक कल एहतजाज किया और रियासती हुकूमत और वज़रा के रवैये को भी सख्त तनकीदों का निशाना बनाया। सुदापुर गाँव में तकरीबन 106 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़े रिजर्वायर प्रोजेक्ट का आगाज़ चंद महीने कबल हुआ, जिससे तकरीबन 8000 एकड़ ज़रिए राजी को आपाशी की सूरत फराहम होगी। ताहम बिलों की अदम अदायगी की वजह से काम गुज़िश्ता चंद महीनों से बंद पड़ा हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। रुकन असम्बली ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद बिलों की इजराई में ताख़ीर हुई, जिसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्टर्स काम जारी रखने से कासिर हैं। पुचाराम श्रीवास रेड्डी ने कहा कि मुतअद्दिद मरतबा रियासती वज़रा और खुद चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पुचाराम श्रीवास रेड्डी गुज़िश्ता असम्बली इलेक्शन में BRS से मुंतखब होने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए और हुकूमत की जानिब से उन्हें मुशीर बराए ज़राअत मुक़र्रर किया गया है, लेकिन हुकूमत में रहते हुए
उनका इस तरह एहतजाज करना सियासी हलकों में मौजूए बहस बना हुआ है। और इस दौरान तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि इस वक्त पोचाराम यूनिवर्सिटी की दरख्वास्त पर फौरी फैसला मुमकिन नहीं है। हम फौरी तौर पर तरक्याती कामों के लिए इमदाद भी जारी नहीं कर सकते। आइए देखते हैं महेश कुमार गौड़ का ये मुख्तसर रद्द-ए-अमल। పోచారం గారు సీనియర్ మోస్ట్ నాయకుడు, అడ్వైజర్ గా ఉన్నారు. కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వాస్తవంగా. పోచారం గారికి తెలియని ఇబ్బందులు కావాలి. నిధులు కొరత ఉంది. పోచారం గారు అభివృద్ధి ఆకాంక్షించిన నాయకుడు, కొద్ది ఇబ్బందులు అవుతుండొచ్చు. వారు అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर को अपने अल्फाज पर काबू नहीं, वो तेलंगाना के लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस एमपी सी किरण कुमार रेड्डी ने ये इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि किसानों के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं, जबकि केटीआर मुकम्मल तौर पर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। నిన్న కేటీఆర్ గారు మాట్లాడుతూ మా హయాంలో 16 లక్షల ఎకరాలు మాత్రమే నిషేధిత జాబితాలో ఉండే. ఆయన తెలివితేటలకు ఇదే నిదర్శనం ఆయన మాట్లాడిన దానికి. ఇప్పుడు 1 కోటి ఎకరాల పైచిలకు నిషేధిత జాబితాలో పడ్డదని చెప్పిండు. ఏమన్నా బుద్ధుందా అనే నీకు? చదువుకున్నావా? దొంగ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకున్నావు అమెరికా నుంచి. ఈ రాష్ట్రంలో 2,75,00,000 ఎకరాల పైచిలుకుంది మొత్తం భూమే. ఇవాళ రైతు భరోసా 9,000 కోట్ల రూపాయలు 1,50,00,000 ఎకరాలకు ఇస్తున్నాం. అంటే 1,50,00,000 ఎకరాలు రైతుల దగ్గర ఉన్నట్టే కదా. అంటే పట్టా పాస్ పుస్తకాలు ఉంటేనే కదా 1,50,00,000 ఎకరాలకు రైతు భరోసా పడేది. ఇక పోతే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ 68 లక్షల ఎకరాలు ఉంది. అది కాక పట్టణాలు, రోడ్లు 2,75,00,000 ఎకరాలల్లా మరి 1 కోటి ఎకరాల నిషేధించిన జాబితా ఏ నుంచి వచ్చిందో మరి కేటీఆర్ గారు ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి. లేదు మాట్లాడితే ఏదైనా మాట్లాడొచ్చు, ఉట్టిగానే కదా, బురద తల్లుడే కదా, ఎంత బురదైనా తల్లొచ్చు. ఎవడు చెప్తాడు సమాధానం, ఎవడు కౌంటర్ ఇస్తాడు, ఎవడు పోయి తెలంగాణ ప్రజలకు వాస్తవాలు చెప్తారన్న పిచ్చి ఆలోచన ఉన్నట్టుంది కేటీఆర్ గారికి. ఇది ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. నిన్న ఆయన పోయి ఇబ్రాహీంపట్నంలో మాట్లాడిన మాటలకు, ఆయన మాట్లాడే మాటలకు, వాస్తవ పరిస్థితులకు అంతన పొంతన లేదనే చెప్పనికి. जुबली हिल्स हैदराबाद में ट्रैफिक चालान से बचने की एक चाल आखिरकार ड्राइवर के लिए मुश्किल बन गई। एक BMW कार के मालिक ने अपनी गाड़ी में ऐसी जदीद टेक्निक लगाई कि स्टीयरिंग के पास मौजूद बटन दबाने से नंबर प्लेट तब्दील हो जाती थी। रोड नंबर 1 पर नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के दौरान इस धोखाधड़ी का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने गांधीनगर के गौतम नामी शख्स को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा। गिरफ्तार होने के बाद उसने खामोशी अख्तियार कर ली और अपनी तफसीलात बताने से इनकार किया। ड्राइवर के नशे की हालत में होने के बाद ट्रैफिक कांस्टेबल ने गाड़ी को सड़क के किनारे लगाने के लिए अपने कब्जे में लिया। गाड़ी ऑटोमेटिक होने की वजह से कांस्टेबल से गलती से स्टीयरिंग के दाएं जाने मौजूद बटन दब गया, जिसके बाद अचानक गाड़ी की नंबर प्लेट भी तब्दील हो गई। ये मंजर देखकर वहां मौजूद पुलिस एहलकार हैरान रह गए। मजीद जांच में मालूम हुआ कि गाड़ी के अगले हिस्से पर दिल्ली की नंबर प्लेट थी, जबकि पिछले हिस्से पर तेलंगाना की प्लेट लगी हुई थी। इंजन और चेसिस नंबर की तस्दीक से पता चला कि गाड़ी का असल रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है। जुबली हिल्स ट्रैफिक इंस्पेक्टर एन रविंदर ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ नंबर प्लेट में रद्दबदल और पुलिस को धोखा देने के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रेडिस हैदराबाद में वाक़ एक रिहायशी अपार्टमेंट में अचानक आग भड़क उठी। तीसरी मंजिल पर यह वाक़या पेश आया, लेकिन किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। तमाम 23 मौजूद लोगों को महफूज मकाम पर बाहर पहुंचा दिया गया है। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमे मौसमियात की पेशकश के मुताबिक हिंदुस्तान तेलंगाना में शदीद गर्मी है, जिसके बाद अवाम का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के अवाम के लिए एक इतला देते हुए खबरदार किया कि आइंदा 7 दिनों तक गर्मी की शिद्दत गैर मामूली हद तक बढ़ने वाली है। माहिरीन के मुताबिक तेलंगाना में लू की लहर चलने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र अवाम को इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत दी गई। ख़ासतौर पर शुमाली और मशरक़ी अजला में सूरज की तबीयत ज़्यादा शिद्दत वाली रहेगी। आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर और नलगुंडा में दर्जा हरारत 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अंदेशा है। महकमे मौसमियात ने वाज़ेह किया कि दिन के दर्जा हरारत में मामूल से 2 से 4 डिग्री तक इजाफा हो सकता है, इसलिए दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने में एहतियात की जाए। हैदराबाद समेत अतराफ के अजला में भी शदीद गर्मी बरकरार रहने की पेशकयासी की गई, जबकि हवा में नमी की कमी के बाद हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा बढ़ने का भी इंतबाह जारी किया गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर।
जंग में ताल 3000 से ज़्यादा शहरी लोग में अजल, ईरानी हुकूमत की जानिब से सरकारी आदादशुमार जारी। ट्रंप की हालिया धमकियों के ईरानी कौम पर कोई असर नहीं हुआ, अपना हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल बरकरार। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात के अहम रुकन मोहम्मद बाकर अलीबाफ का बयान। ईरान अब भी जौहरी हथियार का ख्वाहिशमंद, बातचीत दोबारा न हुई तो भी परवाह नहीं, अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द अमल। यूएई के खारिजीन से मुलाकातें अच्छी रही, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का पैगाम इमाराती हुकाम तक पहुँचाया गया। वज़ीर ख़ारजा हिंद एस जयशंकर की दुबई में मीडिया से बातचीत। हुकूमत ख़वातीन रिजर्वेशन के नाम पर दरअसल हदबंदी के अमल को आगे बढ़ाना चाहती है, असल तनाज़ा नशिस्तों की नई तक़सीम का है, सोनिया गांधी ने लिखा इदारिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकूमत आखिर किसानों के मसाइल का कब जायज़ा लेगी, साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव का हुकूमत से सवाल। और हल्का असम्बली बांसवाड़ा के रुकन असम्बली कोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तरक्याती कामों के बिलों की अदम अदायगी पर किया एहतजाज, हुकूमत रकम जारी नहीं कर सकती, तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का रद्द अमल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।